हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास हमारी बेहद खास है। इसमें हम छोटे से टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, इट, और दूसरा हमारा टॉपिक है दिस। अब दोनों में समानता, दोनों में क्या असमानता, ये हमने जाना है। इसके बाद हम इसके अलग अलग यूज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले समानता की बात करें तो दोनों का मीनिंग लें तो इट का मतलब यह है और दिस का मतलब भी यह है। ये तो दोनों में समानता। एक और समानता क्या है, दोनों ही प्रोनाउन हैं। ये इट है इम्पर्सनल प्रोनाउन और दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। समानता क्या है, दोनों ही प्रोनाउन है। दोनों ही प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह प्रयोग किया जा सके। ठीक है, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो होता है प्रोनाउन। तो इट भी एक प्रोनाउन है और दिस भी एक प्रोनाउन है। इसके साथ साथ इन दोनों में असमानता भी है। वो असमानता क्या है, इट देखो प्योरली एक प्रोनाउन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन दिस एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। बिल्कुल, दिस जो है एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। कहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि कहाँ पर ये प्रोनाउन किस तरह से प्रोनाउन के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, दिस इज ए पेन। यहाँ पर हमने किया बात पेन की। पेन एक नाउन हो गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे लिखें, पेन इज रेड। इसी पेन के बारे में हम आगे बता रहे हैं कि यह एक पेन है और पेन रेड रंग कलर का है, रेड कलर का है। तो पेन की विशेषता हो गई। लेकिन ये तो पेन की तो रिपीटेशन हो गई ना, यहाँ भी पेन है यहाँ भी पेन है। क्या इस तरह से हमारा सेंटेंस अच्छा लगता है? देखिए, इंग्लिश की एक विशेषता है कि जहाँ भी पॉसिबल हो सके ना, नाउन को हमने रिपीट नहीं करना। ठीक है, नाउन को रिपीट नहीं करना। तो हम यहाँ पर यदि नाउन को रिपीट करते हैं तो सेंटेंस को जो है अच्छी सेंस नहीं दे रहा, अच्छे से उसमें एक क्लियरिटी नहीं बन पा रही। ठीक है, तो यहाँ पर पेन के लिए हम क्या कौन सा प्रोनाउन यूज करें? देखो, प्रोनाउन तो ही है, सी है, दे है, ये हो सकते हैं प्रोनाउन, लेकिन इनका सबका अलग अलग है। ही का प्रयोग करते हैं हम किसी व्यक्ति के लिए, मतलब पुरुष जाति के लिए, और सी का स्त्रीलिंग के लिए, दे प्लूरल के लिए प्रयोग करते हैं। तो इट का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन नहीं, एक ही बात पर नहीं अटकना आपने, निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं नहीं, इसके साथ साथ इट का प्रयोग सजीव के लिए भी किया जा सकता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, चाइल्ड के लिए। अच्छा, तो या हम एक ही चीज़ पर नहीं हमने अटकना कि जो इट है वह केवल और केवल निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर यह लिविंग बीइंग के लिए प्रयोग किया जाएगा अभी मैं ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है तो पेन तो क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए आप इट आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए पेन, इट इज रेड। इस पेन के बारे में बता दिया हमने। ये पेन दोबारा से रिपीट ना, इसलिए हमने इसके साथ लगा दिया, इसके स्थान पर पेन के स्थान पर लगा दिया इट। क्लियर हो? अब दूसरे देखो, इसी तरह से हम दिस का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या है? संकेत करके बताना किसी चीज़ को। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज ए बुक, यह है एक किताब है, तो किताब की तरफ संकेत किया है ना, यह एक किताब है, यह एक बोर्ड है। ठीक है, दिस इज ए बोर्ड। ठीक, तो आप यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। अब इसी बात को आप दूर से बताएंगे तो दैट इज ए बुक या दैट इज ए बोर्ड। ठीक है, तो दिस यहाँ पर एक प्रोनाउन है। क्या है? कि प्रोनाउन है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, क्या यहाँ पर ये दिस प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? दिस बुक इज यूजफुल। अब बुक नाउन है, आपको पता ही है बुक एक नाउन है, और नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो एक एडजेक्टिव ही होता है। नाउन से पहले लगने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई जो बुक नाउन है और नाउन से पहले दिस आया है, तो ये जो दिस है वो एक एडजेक्टिव का यहाँ पर काम कर रहा है। अब बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर दिस प्रोनाउन है और यहाँ पर दिस क्या है? एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर प्रोनाउन कैसे है? क्योंकि यह संकेत करके बता रहा है, उस वस्तु के बारे में बता रहा है कि दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। तो दिस प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो दिस है इस वस्तु के बारे में ही बता रहा है कि यह किताब जो है कैसी है? यूजफुल है। तो इसी किताब की बात हो रही है। तो नाउन से पहले जो भी शब्द लगता है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ये दिस एक प्रोनाउन बनता है और कहाँ पर दिस एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, अब इट की यूज करेंगे। ठीक है, इट के हम अलग अलग यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला यूज क्या है? नॉन लिविंग के लिए। अभी हमने पहला जो एग्जाम्पल देखा था वो इसी के बारे में तो था। नॉन लिविंग के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। हियर इज योर पेन, ये लो तुम्हारा पेन। पेन हो गया यहाँ पर।
क्या होगा? पेन एक नाउन है। पेन इज कॉस्टली, इसी पेन के बारे में बता रहे हैं। तो पेन की रिपीटेशन होगी यहाँ पर, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हटाना है। तो इसके स्थान पर क्या लगा देंगे हम? इट इज रेड। हियर इज योर पेन, इट इज कॉस्टली। तो भी आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉस्टली, इट इज रेड, इट इज ब्लैक, जो भी आप कलर बताना चाहें तो, इसके बारे में और कोई भी बताना चाहें तो, ठीक है। हियर इज योर पेन, इट इज कॉस्टली। आप दोबारा से पेन ना लिखें। तो नॉन लिविंग के लिए भी आप इट का प्रयोग करेंगे। दूसरा यूज क्या है? एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, सभी के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। ही हैज ए काउ, उसके पास एक गाय है। इट इज वेरी यूजफुल। अब हमने यहाँ पर यदि हम इट को इट के स्थान पर यहाँ पर हम काउ दोबारा लिखें, ही हैज ए काउ, काउ इज वेरी ब्यूटीफुल, गाय कैसी है? सुंदर है। तो हमारा सेंटेंस अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमने काउ के स्थान पर क्या लिख दिया? इट लिख दिया। तो एनिमल के लिए भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। यूज नंबर 3, फॉर यंग चाइल्ड, ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, हुज सेक्स या जेंडर इज नॉट क्लियर। ध्यान रखें, जहाँ पर बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं है, हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि यह जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, जेंडर का मतलब लड़का है या लड़की है, उसका हमें नहीं पता चल रहा, तो हम उस समय इट का प्रयोग कर सकते हैं। एक बच्चे के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं जब उसके जेंडर का आपको क्लियर ना हो, ठीक है। कैसे? व्हेन आई सा ए चाइल्ड, जब मैंने एक बच्चे को देखा, यहाँ पर चाइल्ड तो लिखा है। अब चाइल्ड का ये नहीं क्लियर कि वो लड़का है या लड़की है, जब ये क्लियर नहीं है तो वहाँ पर आप उसके बारे में यदि बताना चाह रहे हैं तो इट का प्रयोग करेंगे। व्हेन आई सा ए चाइल्ड इट इज़ वीपिंग, तो यहाँ पर चाइल्ड के लिए इट का प्रयोग किया है। क्लियर हो गया? तो जब भी ये मान ली, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर ही या सी दे दे, व्हेन आई सा इट, चाइल्ड के स्थान पर दे दे भाई कोई भी नाउन दे दे, व्हेन आई सा हर दे दे, व्हेन आई सा कोई भी लड़की का नाम दे दे, व्हेन आई सा सीता, व्हेन आई सा गीता, तो आप यहाँ पर इट नहीं लगाएंगे, वहाँ पर तो आपने सी लगाना पड़ेगा। व्हेन आई सा सीता सी, ठीक है, सी वाज वीपिंग। और व्हेन आई सा मोहन ही वाज वीपिंग। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो चाइल्ड है और चाइल्ड के बारे में हमें पता नहीं उसके जेंडर क्या है, तो हम यहाँ पर ही या सी का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इट यहाँ पर पास्ट होता है, यहाँ पे पास्ट लिख सकते हैं। व्हेन आई सा ए चाइल्ड इट वाज वीपिंग, ठीक है, वाज अच्छा रहेगा क्योंकि क्लियर सेंस देने के लिए, तो पास्ट को हम पास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। व्हेन आई सा ए चाइल्ड इट वाज वीपिंग, ही वाज वीपिंग नहीं कहेंगे, सी वाज वीपिंग नहीं कहेंगे। क्यों? यहाँ पर क्लियर हुआ ही नहीं कि इस बच्चे का जो है जेंडर वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यूज देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं, विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं, उनके लिए हम भी, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? किस तरह के सेंटेंस होते हैं? व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क इट इज़, हमने यहाँ पर इट लगाया है इस पार्क के लिए, इस पार्क की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क इट इज़, यह पार्क कितना सुंदर है। इसकी देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है इनके अंत में, ठीक है। तो अब यहाँ पर पार्क की जगह पर यदि हम कोई दूसरे को प्रोनाउन यूज कर, कोई दूसरा नाउन यूज करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। अब हमने यहाँ पर लगाना पड़ेगा गर्ल के लिए सी, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पर हमने पार्क के लिए इट लगाया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नाउन चेंज हो गया तो प्रोनाउन आपने यहाँ पर इट नहीं लगाना। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इट इज नहीं लगाएंगे, सी इज, ठीक है। यहाँ पर गर्ल की जगह बॉय आ गया, व्हाट ए ब्यूटीफुल या व्हाट ए हैंडसम, ठीक है, व्हाट ए हैंडसम बॉय। अब यहाँ पर ही लगाएंगे ना कि इट लगाएंगे, व्हाट ए हैंडसम बॉय ही इज, ठीक है। ऐसे विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाना। क्लियर हो गया? जब हमारा नाउन निर्जीव है और सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है, तो उस समय आपने इट का प्रयोग करना है। अगला यूज देखो, क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट जब निर्जीव हो, क्वेश्चन टैग का जब सब्जेक्ट निर्जीव हो, देखो क्वेश्चन टैग के बारे में मैंने 2 क्लास बनाई हुई हैं, आप वहाँ से जाएंगे देखेंगे वीडियो वाले ऑप्शन में, तो आपको दोनों की दोनों क्लासेस नजर आएंगी, और उनको देखेंगे तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे लगता है, वो सारी बात क्लियर हो पाएंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मोटे तरीके से बता देता हूँ, क्वेश्चन टैग जो होता है वो कंफर्म करने के लिए होता है
कोई डाउट हमारा होता है उसको हम कंफर्म करने के लिए करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना समझ में आ गया या नहीं, तो इस तरह से कंफर्म हो गया, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन टैग की विशेषता ये होती है, यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है तो टैग लगता है नेगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग लगता है सिंपल। ठीक है, कैसे? जैसे दिस इज माई पेन, यहाँ पर कहा है, देखो सेंटेंस सिंपल है ना, तो टैग हमने लगाया नेगेटिव, इजेंट इट। दिस इज माई पेन इजेंट इट, क्या यह नहीं है? तो इट लगा है किसके लिए? किसके लिए लगा है? पेन के लिए। ठीक है, क्योंकि पेन तो क्या है? एक निर्जीव सब्जेक्ट है। दिस इज माई पेन इजेंट इट। अगर यहाँ पर माई पेन की जगह माई ब्रदर लिख देते हैं हम, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज योर ब्रदर, फिर यहाँ पर इट थोड़ी ना लगाएंगे, वो तो हमने देखना है कि यहाँ पर नाउन कैसा है। ब्रदर लगा देते हैं, यहाँ पर ही लगाएंगे। सिस्टर लगा दिया, यहाँ पर सी लगा देंगे। इजेंट ही, इजेंट सी, ऐसे लगाएंगे ना। तो जब हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है तो आपने क्वेश्चन टैग बनाते इसमें इट का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया? अगली यूज पर आते हैं, नाउन और प्रोनाउन को महत्व देने के लिए। नाउन और प्रोनाउन को आप इम्फेसाइज करना चाहते हैं। इम्फेसाइज का मतलब थोड़ा जोर देना, किसी को एक विशेष बात देकर बताने को इम्फेसाइज करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी विशेष बातें नजर आएंगी। किस तरह के? मैंने दो ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपको थोड़ा समझने पर, सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को जानने से पहले, इस एग्जाम्पल के बारे में सही आंसर जानने से पहले आप वीडियो को थोड़ा सा रोकें और अपने मन में ये सोचें कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। इट इज लगाएंगे, इट इज तो होगा ही, इसके साथ हम यहाँ पर आई लिखा है एक तरफ मैंने, एक तरफ मी लिखा है। इट इज आई या इट इज मी, इन दोनों में से क्या सही है वो आपने बताना है। इट इज आई या इट इज मी हु हैज़ डन दिस वर्क, कहता है मैं ही तो हूँ, इम्फेसाइज किया ना, मैं तो दिया ना, मैं ही तो हूँ जिसने इस काम को किया है। ठीक है, तुम ही तो हो जिसने मुझे बर्बाद किया है। तो हमने क्या किया? इम्फेसाइज किया ना। तो जब भी हम नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसके महत्व को थोड़ा सा, उसको महत्व देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने क्या लगाना है? इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। यहाँ भी हम बात कर रहे थे इट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते, लेकिन यहाँ पर आप देखो इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लिविंग बीइंग के लिए हुआ, मनुष्य के लिए हुआ है। इट इज, अब मैं थोड़ा सा ये क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आना बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा जान लो तो या अपने आप आंसर का आपको पता चल जाएगा। इट की नेचर क्या है, इट की विशेषता क्या है, इट क्या चाहता है? इट ये चाहता है कि मेरे बाद इज लगे या वाज लगे, मतलब आर ना लगे, मेरे बाद वर ना लगे। ठीक है, तो इट के बाद आपने क्या लगाना है? वाज लगाना है या इज लगाना है, ना कि वर या आर। ठीक है, तो इट के बाद ना आर लगता और ना ही वर लगता। ठीक है, अब दूसरी विशेषता क्या है इट की? इट की नेचर क्या है? इट के बाद केवल सब्जेक्टिव केस आता है। इट के बाद केवल सब्जेक्टिव केस आता है। अब आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो हम सब्जेक्ट के तरह सब्जेक्ट के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है, या इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस बोलो तो किस तरह से? जैसे हम लिखा आई, माई, मी। ठीक है, वी, आर, अस, यू, यूअर और यू। देखो ये वाली जो लाइन है ये सारी के सारे क्या है? ये नॉमिनेटिव केस में होती है, मतलब ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और ये वाली जो लाइन है ये केवल एडजेक्टिव होते हैं, इनको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बाद नाउन आना जरूरी है, बिना नाउन के ये नहीं आएंगे। केवल माई नहीं बोलेंगे, इट इज़ माई नहीं बोलेंगे, सी इज़ माई नहीं बोलेंगे, इसके बाद हमने नाउन जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ माई बुक, इट इज़ माई, सी इज़ माई, तो अपन देना पड़ेगा माई के बाद। सी इज़ माई ब्रदर, सॉरी सी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर, इस तरह से। तो माई के बाद कोई ना कोई नाउन जरूरी आना होता है, तभी ये एडजेक्टिव बनते हैं। तो ये होते हैं एडजेक्टिव। तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो पोर्शन हमारा ये केवल सब्जेक्ट बन सकता है, और ये वाला होता है ये
ऑब्जेक्ट बनता है। और भी होते हैं, ही का बनाए तो आप ऐसे ही बढ़ेगा ना, ही, हिज, हिम, सी, हर, ठीक है। अब इट की विशेषता क्या है कि अपने बाद ये सब्जेक्टिव केस ही लेंगे, ये लेंगे केवल सब्जेक्ट वाले ही लेंगे, ये वाले नहीं लेंगे। तो इट के बाद ये नहीं आएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इट के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये नहीं लगेंगे। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पर इट इज़ आई लिखें या इट इज़ मी लिखें? अब आई क्या है? सब्जेक्टिव केस, अभी मैंने बताया इट के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, इट के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, ठीक है। तो कौन सा सही है, मी या आई? आप समझ गए, आपका आंसर मिल गया होगा। इसका मतलब मी नहीं आएगा। क्या लिखेंगे हम? इट इज़ आई हु हैज़ डन दिस वर्क। क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे बोलते समय तो इस चीज़ का बहुत प्रयोग किया जाता है। हाँ, स्पीकिंग के अंदर लोग कर लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग में बेशक से वो कर लेते हो, इट इज़ मी बोल लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर सही तरीका क्या है? इट इज़ आई बोलना है, मी बोलना गलत है। लेकिन स्पीकिंग में ये धड़ेले से बोला जाता है, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, इट वाज या वर। अभी मैंने बताया आपको इट के बाद या तो इज आएगा या वाज आएगा, ना तो आर आना ना ही वर आना। अब दूसरी बात यही है, आपने ये बताना है कि इट के बाद यहाँ पर वाज लगाएं या वर लगाएं? इट के बाद वाज लगाएं या वर लगाएं? बताओ जल्दी से, सोचो जरा। इट वाज दे या इट वर दे? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो दे आया है और दे के साथ तो वर लगता है। नहीं, दे के साथ डेफिनेटली वर लगता है, लेकिन कब लगता है? जब इट ना हो। लेकिन इट के बाद तो वाज ही लगता है। इट के बाद या तो वाज लगेगा, इज लगेगा। तो इट इज दे, यहाँ पर वर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इट की नेचर है अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इट इज होगा या इट वाज होगा, ना इट आर ना इट वर, ठीक है। तो इट वाज दे हु अवार्डेड मी, वे ही तो थे जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, जिन्होंने मुझे इनाम दिया था। नेक्स्ट यूज देखो, फोन पर बात करते इसमें मैं और आपके अर्थ में। अब फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे फ़ोन रिसीव किया, आप पूछेंगे कौन बोल रहा है या फ़ोन पर कौन है, इस तरह के आप पूछते हैं ना, आप कौन। तो जब भी आपकी सेंस में या आप बात करें तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं की सेंस में, मैं और आपकी सेंस में यदि आप फ़ोन पर इस तरह बता रहे हैं तो वहाँ पर आप इट का प्रयोग करेंगे, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। इसका मतलब लिविंग बीइंग के साथ हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। हु इज इट, जैसे फ़ोन पर बात की हमने, फ़ोन उठाया, पता चला कि कोई बोल रहा है, तो आप पूछेंगे भाई कौन है? हु इज इट। अब क्या बोलेंगे? हु इज यू नहीं, हु इज इट, भाई कौन है। अब उसका जवाब भी क्या होगा? इट इज़ आई। इट इज़ आई बोलेंगे, इट इज़ मी नहीं। अब आपको क्लियर होगा। तो इट के बाद क्या आता है? इट के बाद सब्जेक्टिव केस आता है नहीं, ये तो आता है नहीं, ठीक है। तो इट इज़ आई, या कोई आप नाउन लिख रहे हैं तो इट इज़ राम, इट इज़ सोहन, इट इज़ सोहन स्पीकिंग, इट इज़ मोहन स्पीकिंग, ऐसे बोलेंगे। तो फ़ोन पर बात करते समय भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, ठीक है। तो ये थे हमारे इट के मेन प्रयोग। इसके साथ साथ इट का जो प्रयोग डेट, डे है, डेट है, टाइम, जो भी हम बताने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डे बताना है, डेट बताना है, वीक है, मंथ है, ईयर है, इस तरह से हमको बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे आप बताएं आज सोमवार, इसकी इंग्लिश बनाएं, आज सोमवार है, इंग्लिश बना के देखो, आपके मन में तुरंत यही जवाब आएगा, टुडे इज मंडे। लेकिन गलत हो गए तो टुडे इज मंडे नहीं भाई। जब हमने ये बात क्लियर ही कर ली, डे, डेट, वीक, मंथ बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। इट से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, 15 अगस्त का दिन था, इट वाज, या तो ऐसे बोल दो डे ऑफ 15th अगस्त, ठीक है। या इट वाज 15th अगस्त, ठीक है, हो गया। इस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे। अब अगला यूज देखो, प्राकृतिक घटनाओं या मौसम के बारे में बताना है। प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटनाएं, कोई भी प्राकृतिक घटना घट जाती है उसके बारे में आपने बताना है, या कोई भी मौसम की जानकारी आपने बतानी है, जाननी है,
तो वहाँ पर आप इट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बताओ बताओ बारिश हो रही है, क्या बनना चाहिए? अरे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? इट से, ठीक है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग में। अंधेरी रात थी, इट वाज, थी हो गया तो वाज लग जाएगा। एक क्लियर हो जाता है ना आपके बाद, इट के बाद या तो वाज आएगा या इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब भी आने हैं। तो इट वाज कैसी रात थी? डार्क नाइट, इट वाज डार्क नाइट। बिजली चमक रही थी, इट वाज लाइटनिंग, LIGHTINING, इट वाज लाइटनिंग। कल गर्मी थी, बताओ इसकी, कल गर्मी थी। उसी तरह आज सुमात ऐसे ही तो बता रहा आपने, कल गर्मी थी। यस्टरडे वाज ना, यस्टरडे से सेंटेंस नहीं स्टार्ट करना, इट से सेंटेंस स्टार्ट करना है। इट वाज, यदि ज़्यादा गर्मी बतानी, ज़्यादा गर्मी थी तो वेरी लगा सकते हैं, इट वाज वेरी, ठीक है, हॉट, ठीक है। इट वाज वेरी हॉट डे भी कह सकते हैं आप, कल बड़ा गर्म दिन था, इट वाज वेरी हॉट डे यस्टरडे, ठीक है। कल बहुत गर्म दिन था बताना चाह रहे हैं, तो इट वाज वेरी हॉट डे यस्टरडे, ठीक है। कल बहुत ठंड थी, इट वाज वेरी कोल्ड, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे। तो इट से ही सेंटेंस का अपना स्टार्ट करना है। जब भी प्राकृतिक कोई भी घटना बतानी तो मौसम के बारे में जानकारी देनी है। अब अगला यूज देखो, स्पेशल ओकेजन के लिए, ओकेजन का मतलब अवसर या मौका, कोई विशेष मौका बताना चाहिए, वो छुट्टी का मौका है या कोई बार त्यौहार आप बताना चाहते हैं, वहाँ पर आप इट का प्रयोग करेंगे। जैसे कल दीपावली थी या कल दिवाली थी, तो इट वाज दिवाली यस्टरडे, इट वाज दिवाली यस्टरडे। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुडे, इट इज हॉलीडे टुडे। लिख लो साथ साथ में, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और छोड़ दिया, नहीं। अगर आप साथ साथ लिखते हो ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो पाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। ये तो एक एक एग्जाम्पल है, यदि आपको समझ में आ जाती तो आप हज़ारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई बिना रोक टोक के, क्योंकि आपको पता ही चल गया कैसे हमने सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है जो हमने आज शामिल किया है वो है समय बताने के लिए, ठीक है। इट का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय बताने के लिए। जब भी आपने किसी से समय पूछना है, घड़ी में समय पूछना है, भाई मोबाइल आजकल तो मोबाइल हो लेंगे, मोबाइल मल्टीपर्पज़ हो गया, ठीक है, घड़ी बहुत ही कम होगी, लेकिन फिर भी जब भी आप पूछते हैं तो आपने ये पूछना है कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं। तो इस ऐसे पूछेंगे, आप वैसे भी सामान्य रूप से टाइम पूछ लेते हैं ना कितने बजे हैं, तब भी कहने का मतलब ये है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, आपकी घड़ी के द्वारा कितना मतलब समय हुआ है, ये बताना है। आप पहले ये प्रश्न पूछेंगे कि आपकी घड़ी में या क्या टाइम हुआ, आपने सामान्य रूप से ऐसे पूछ लिया क्या टाइम हुआ है, तो कैसे बताएंगे? What is the time by your watch? ध्यान से सुनना, What is the time by your watch? ठीक है, इन योर वॉच नहीं कहेंगे, by your watch। अब इसका इसमें बताना है, मान लो कहें कि भाई 12 बजे हैं या 1 बजा है, ठीक है, जो भी आप उसमें बताना चाहते हैं, 7 बजे हैं, तो इट इज़ 7 o'clock by my watch, ये ध्यान रखना है, बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार तो 7 बजे हैं, हो सकता है किसी दूसरी घड़ी 5 मिनट आगे हो, 5 मिनट पीछे हो, ये अलग बात है। तो जब भी आपने समय पूछना है या बताना है तो आप बाय का प्रयोग जरूर करेंगे। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच, इन माई वॉच का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण बड़े ही रोचक सेंटेंस हम करेंगे जो समय को बताने के लिए आपने प्रयोग करने हैं। अब एक बात और क्लियर, क्या समय एक जैसा रहता है? जैसे मैंने अभी बताया, अभी 5 बजे हैं, 1 बजा है, 7 बजे हैं, तो क्या ये तो एक फिक्स हो गया ना? लेकिन बजकर भी तो समय होता है, 5:10 हुई हैं, 5:15 हुई हैं, 17 मिनट हुई, ऐसा भी तो होता है। 5 बजने में भाई 10 मिनट बची हुई हैं, 15 मिनट बची हुई हैं, 17 मिनट बची हुई, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो समय का जैसा भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, और कैसे हम उनको इंग्लिश में उनको हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, ठीक। तो समय बताने के लिए जब बात आती है बजकर, बजकर का मतलब समय ज़्यादा हो गया, कोई ज़्यादा समय हो गया। ज़्यादा का मतलब क्या है? जितने थे, जैसे 7:05
15 मिनट हुई है, तो 7 तो फिक्स हो गया, 7 तो निश्चित हो गए। उसके बाद जो समय हुआ ना वो बजकर हुआ ना, तो जब भी बात आती है बजकर इतने हुए हैं, तो वहाँ पर आप प्रयोग करेंगे पास्ट। अब बजने में है मतलब समय कम है, इतना पूरा टाइम नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आप टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? जब बजकर बताना है तो पास्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, जब बजने की बात आती है, बजने में समय बचा हुआ है, तो टू का प्रयोग करेंगे। कैसे हम एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे बातें। अभी थोड़ा सा आपको सोचते हैं कि डाउट हो, लेकिन डाउट अब रहेगा नहीं, इतने सारे सेंटेंस हम करेंगे। और देखो, यदि बात आती है मतलब 15 मिनट की बात आती है, इसको भी पौने भी बोल सकते हैं, सवा बोल सकते हैं। जो पौने या सवा या 15 मिनट का जो समय बोला जाता है, उसमें आप क्वार्टर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आधे की बात करते हैं तो हाफ शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, कैसे? एक और बात समझ लो, फिर हम सेंटेंस करेंगे। टाइम यदि 5 का मल्टीपल है तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करना, ध्यान से समझना। 5 का मल्टीपल का मतलब क्या है? मान लिया 7:05 हुई है, तो 7:05 होगी, तो 5 का मल्टीपल होगा ना। 7:10 होगी, 7:15 होगी, 7:20 होगी, 25 हो गई, ठीक है, 30 होगी, इस तरह से 60। तो ये ऐसे चलता रहता है। 5 का मल्टीपल यदि है तो वहां पर आपने मिनट जो शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो मिनट शब्द प्रयोग नहीं करना, मिनट शब्द प्रयोग नहीं करना। टाइम यदि 5 का मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करना। टाइम यदि 5 का मल्टीपल नहीं है तो मिनट शब्द का प्रयोग करना है। 7 अभी हमने देख लिया 7:05। यदि ये समय ऐसे हो, 7 कितने मिनट हो गई? 7:07 हो गई, 7:16 हो गई, 7:35 हो गई, 37 हो गई, कुछ भी है 37 तो 5 का मल्टीपल हो गया, तो 37। ऐसे ये 5 का मल्टीपल नहीं है ना, 5 का मल्टीपल नहीं है ये, तो 5 का मल्टीपल नहीं है तो आप इनके साथ मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? समय यदि जो टाइम दिया हुआ है यदि 5 का मल्टीपल है तो मिनट शब्द नहीं लगाना, 5 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने मिनट शब्द प्रयोग जरूर करना है। अब सेंटेंस बनाएंगे। 5 बजे हैं, 5 बजे हैं। बताओ, अब तो आपको आने लग गया। अरे इट से सेंटेंस तो स्टार्ट करना है, इट से हमने सेंटेंस स्टार्ट करना है। कैसे बनाएंगे? 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock, ठीक है, या इट इज 5 भी बता सकते हैं, इट इज 5, भी 5 बजे हैं, ठीक है। अब 5:10 हुए हैं। अब ध्यान से सुना जरा, 5 बजकर हो गया, जैसे पास्ट हो गया ना, तो इट इज कितने मिनट ज़्यादा हैं? बजकर का मतलब ज़्यादा, बजकर का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए हमने पास्ट शब्द का प्रयोग करना है। ज़्यादा मिनट हुई है ना 10, तो इट इज़ 10 मिनट। लगाएं या नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? कि अभी तो हमने सीखा है, अरे 5 का मल्टीपल होगा तो मिनट शब्द लगाना है, नहीं। इट इज़ 10 पास्ट, इट इज़ 10 पास्ट 5, ऐसे लिख दो, या स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। इट इज़ 10 पास्ट 5, ठीक है, इट इज़ 10 पास्ट 5। आगे देखो, 5:15 हुई हैं। अब 15 के लिए भी मैंने बताया, 15 मिनट के लिए, पौने के लिए, सवा के लिए आप क्वार्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 5:15 हुई हैं, बजकर मतलब ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा के लिए आपने पास्ट शब्द का प्रयोग करना है। इट इज़, देखो 15 मिनट के लिए या तो 15 लगा दो, इट इज़ 15, इट इज़ 15 पास्ट 5, इट इज़ 15 पास्ट 5। या इस 15 के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? 15 के स्थान पर क्वार्टर लगा सकते हैं। इट इज़ क्वार्टर, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5, दोनों ऐसे ही हैं। इट इज़ 15 पास्ट 5 या इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, 5:16 हुए हैं। 5:16 हुए, क्या 5 का मल्टीपल है ये? नहीं है, तो इसका मतलब मिनट शब्द का प्रयोग करना है। इट इज़ 16 मिनट्स टू लगाएं, तो बजकर हो है तो पास्ट लगाएंगे ना। इट इज़ 16 मिनट्स पास्ट
5 या 5 ऐसे लिख दो या अपने पूरी स्पेलिंग के साथ लिख दो। इट इज़ 16 मिनट्स पास्ट 5। ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पर जो समय है वो 5 का मल्टीपल नहीं है तो मिनट से बाद जरूर लगाएंगे, 5 का मल्टीपल है तो आपने मिनट से बाद नहीं लगाना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, 10 बजने में 10 मिनट है, अभी बजे नहीं है, बजने में है, इसका मतलब समय कैसा है, कम है, कम समय रहेगा तो 2 का प्रयोग करेंगे। बजने में है तो 2, बजकर हुए हैं तो क्या लगाए, पास्ट। आप वीडियो को रोक कर ना तब लिख सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। मैं इसको मिटा कर लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। तो 10 बजने में 10 मिनट है, इट इज़ 10 मिनट लगाऊँ क्या, मिनट से बदल लगाऊँ नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो 5 का मल्टीपल है। इट इज़ 10 to 10, इट इज़ 10 to 10, अरे ऐसे भी लिख लो 10 to 10, इट इज़ 10 to 10, 10 बजने में 10 मिनट है, ठीक है। पौने 10 हुए हैं, पौने 10 का मतलब बताओ, पौने 10 को 2 तरीके से बता सकते हैं, 9:45 बता दो, या अब 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं ऐसे बता सकते हैं, और 15 मिनट के लिए आप क्वार्टर भी लगा सकते हैं। तो पौने 10 हुए हैं कैसे बनाएंगे, हमारा 6 सेंटेंस है, पौने 10 हुए हैं तो इट इज़ क्वार्टर, इट इज़ क्वार्टर टू 10, ठीक है। इट इज़ क्वार्टर टू 10, बजे नहीं है, बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है, क्वार्टर बाकी है, तो इट इज़ क्वार्टर टू 10। दूसरे तरीके से कैसे बताएंगे, पौने 9, पौने क्या बता सकते हैं, 9:45 बता सकते हैं पौने 10 के लिए, तो इट इज़ 45, इट इज़ 45 मिनट्स, ठीक है। इट इज़ 45 मिनट्स पास्ट 9। अब आपने 9 दिखाया तो पास्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि अब बजे नहीं है, तो 9 बजकर हुए हैं ना तो पास्ट पर लगाएंगे, बजने में है तो 2 लगा दिया, 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं तो बाकी के लिए 2 लगा दिया, अब बजकर हुए हैं तो पास्ट लगा दिया। पौने 10 हो गया, 10:15 हुए हैं, सेम तो बात है भाई, 10:15 हुई हैं, इट इज़ क्वार्टर, इट इज़ क्वार्टर पास्ट, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10। 10 बजने वाले हैं, बजने वाले हैं, बजे नहीं है बजने वाले हैं, तो अबाउट, इट इज़ अबाउट 10, इट इज़ अबाउट 10, ठीक है। इट इज़ अबाउट, अब ऐसे बना सकते हैं, इट इज़ अबाउट टू बी 10, 10 बजने वाले हैं, इट इज़ अबाउट टू बी 10, ठीक है। अभी 7 बजे हैं, अभी का मतलब जस्ट, इट इज़ 7 जस्ट, ठीक है। 5 के आसपास में हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, के आसपास है, ठीक है। तो आसपास के लिए लिखेंगे इस बार अराउंड, इट इज़ अराउंड, इट इज़ अराउंड 5, ठीक है। तो ये थे हमारे इट के यूज, अलग अलग तरीके से हमने इट को सीखा है, इट का काम क्या है, कैसे कैसे यह प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सामान्य तरीके, मतलब मैंने पूरे एक्सटेंड किया है, प्रत्येक जो पार्ट्स इसके हैं ना मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ईंट का प्रयोग आखिर आप कैसे कैसे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि आपके जो काम आने वाले चीज़ वो क्या समय की है, ये तो काम आएंगे ही, साथ ही साथ ये तो आप दिनचर्या में कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और इसके साथ साथ जो मेरे नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा इसी तरह की कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो।